कि ऐसा बोला जाए तो वर्ल्ड के बेस्ट प्रधानमंत्री में किसी को जाना जाता है तो नरेंद्र मोदी जी को जाना जाता है। मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने देश के प्रधानमंत्री का कि हम लोगों को कंसिडर किए, हम लोगों को इतने दूर से लाए और सब मिनिस्टर्स को भेजे, क्योंकि अगर नहीं स्टेप उठाया जाता तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि बॉर्डर पे ही बहुत लोग मर रहे थे। मेरे सामने ही 3-4 लोगों को हाइपोथर्मिक शॉक लगा, मैं उठा के ले जा रहा हूँ बॉर्डर के पास, वो बोल रहे कि नहीं हम नहीं लेंगे अंदर। प्राउड फील हुआ कि हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं। जब आगे बस के झंडा था और देश प्रेम का गाना बजता था अंदर बस में और हम लोग चले जा रहे थे और ना कोई यूक्रेन का सोल्जर, ना ही कोई रशिया का सोल्जर, कोई रोकता नहीं था, कोई चेक पोस्ट पे कुछ भी नहीं। वॉर तो नहीं होने वाला इतने मॉडर्न एरा में, और अभी सब लोग कोविड से उभरे भी नहीं है, वॉर कैसे शुरू हो जाएगा। अचानक से एक धमाके से उठा गया कि अरे यार ये कैसा धमाका था, और पता चला कि पास में 1-2 किलोमीटर पे बम गिराया गया है। 20,000 स्टूडेंट अगर आपको फ़ोन करेंगे, आप हैंडल कर ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप कम से कम ये तो बता पा रहे हैं कि हाँ यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, ये करो वो मत करो। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मैं आज बहुत प्राउड फील होता हूँ कि मैं इंडिया में आया और मैं इंडिया में पैदा हुआ। सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि जब भी मैंने एम्बेसी में कॉल किया या कोई भी छात्र एम्बेसी में कॉल किया तो फ़ोन उठा। बाकी वहीं पे और भी देशों के छात्र थे, जैसे नाइजीरिया के थे, और अभी वहाँ की एम्बेसी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थी, कुछ भी, बस एडवाइजरी एक जारी कर दी थी कि आप खुद का देख लो, बच लो। क्योंकि बाकी देशों के जब लोगों को देखते हैं तो वो अपना झंडा छुपाते हैं। जैसे चाइनीज़ सरकार क्या बोले कि अपना झंडा छुपाओ, किसी को मत रिवील करो, बोलो कि मैं चाइनीज़ नहीं हूँ, मैं कोरियन हूँ या जापानीज़ हूँ। सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एम्बेसी के लोगों को, जो कई दिन से सोए तक नहीं थे बस हम लोग को बचाने के लिए। यहाँ पे भी यूपी भवन में भी मैं मिला ये जो लोगों से, वो भी 2-3 दिन से सोए नहीं है, बच्चों को हिला रहे हैं, जा रहे हैं हर टाइम। नमस्कार, मैं मोहन सिंह रावत, खबर इंडिया से। हम बात करते हैं यूक्रेन की। जिस तरह से यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है और इतना भयानक युद्ध चल रहा है वहाँ पर, और अब जो है विश्व युद्ध की नौबत आ रही है, और यूक्रेन में हमारे जो है हज़ारों छात्र वहाँ पे फंसे हुए हैं, अन्य नागरिक हैं जो वहाँ पे कामगार हैं, छात्र हैं। तो इस स्थिति में जो है आज हमारे पास कुछ छात्र हमें मिले हैं जो यूक्रेन से वापस आए हैं, और हम उनसे बात करने जा रहे हैं कि उनके साथ किस तरह से घटना घटी वहाँ पर, और वो कितना भयभीत थे वहाँ पर, और किस तरह से भारत सरकार ने उनको सहयोग किया और यहाँ तक पहुँचाया, और वो अपने आप बीते हमको सुनाएंगे और अपने देशवासियों को कहेंगे कि हमारी सरकार ने कितने मदद करी उनकी। और जिस तरह से हमारे साथ जो छात्र हैं उनका नाम है निखिल दुबे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल खबर इंडिया पे। किस तरह से देखते हैं आप जो युद्ध की मंजर था वहाँ पर, और आप लोग सब फंसे हुए थे, तो किस तरह से आप अपने आप को महसूस कर रहे थे? जी, शुरू में तो ऐसा हुआ कि हम लोग एक दिन उठे सुबह और अचानक से एक धमाके से उठा गया कि अरे यार ये कैसा धमाका था, और पता चला कि पास में 1-2 किलोमीटर पे बम गिराया गया है, जो कि एयरबेस था या फिर हम लोग का हमारी सिटी का एयर स्ट्राइक था। तो इससे पता चला कि हाँ, और तभी न्यूज़ आता है कि हाँ पुतिन ने बोला कि मैंने लड़ाई शुरू कर दी है। उसके बाद से फिर हम लोग के जो अगली रातें थी ऐसे बीतती थी कि हम लोग पूरा कपड़ा जैकेट पहन के सोते थे और ये बस सुनते थे कि कब सायरन बजे और हम लोग कब बेसमेंट में बंकर में भागे अपने हॉस्टल के, कि किसी तरह जान बचाएं। फिर 2-3 दिन बाद किसी तरह हिम्मत करके हम लोग कहे कि नहीं, बॉर्डर पे चलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी किया था कि आप लोग बॉर्डर तक पहुँचिए, वहाँ से लाने की जिम्मेदारी मेरी है। उसके पहले भी एडवाइजरी जारी किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बट हम लोग की यूनिवर्सिटी में एक्चुअली एग्ज़ाम चला था, और हम लोग की जो यूनिवर्सिटी है वो बोलती है कि हमको 100% अटेंडेंस चाहिए, और अगर आप उसमें से बीच में से हटते हैं या एग्ज़ाम छोड़ते हैं तो वो आपकी ज़िम्मेदारी रहेगी। तो इस वजह से हम लोग को ऐसा लगता था कि यार वॉर तो नहीं होने वाला इतने मॉडर्न एरा में, और अभी सब लोग कोविड से उभरे भी नहीं है, वॉर कैसे शुरू हो जाएगा। तो अपने भी दिमाग में ये था कि ठीक है, थोड़ा बहुत झड़प चल रही है, वॉर तो नहीं होगा। तो इस पे मगर जब बम गिरा तो लगा कि हाँ यार अब तो सीरियस है, और सबकी सांसें टंग गई। तो फिर हम लोग 2 दिन तक ऐसे ही बीता। फिर कहे यार कितने दिन तक हम लोग ऐसे बिताएंगे, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी भी जारी किया कि आप लोग निकल जाए, जैसे भी निकल सकते हैं, फिर हम लोग एम्बेसी में कॉल किया। सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि जब भी मैंने एम्बेसी में कॉल किया या कोई भी छात्र एम्बेसी में कॉल किया तो फ़ोन उठा। बाकी वहीं पे और भी देशों के छात्र थे, जैसे नाइजीरिया के थे, और अभी वहाँ की एम्बेसी कुछ भी
करने के लिए तैयार नहीं थी कुछ भी, बस एडवाइजरी एक जारी कर दी थी कि आप खुद का देख लो, बच लो, बाकी ना निकालने का ना कुछ। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आप बॉर्डर तक आओ, हम निकालेंगे। बॉर्डर पे भी अब हम लोग थोड़े बहुत छात्र तो है नहीं, काफ़ी ढेर ज़्यादा हज़ारों में, कम से कम 20,000 के आसपास छात्र हैं वहाँ पे जो मेडिकल की डिग्री परस्यू कर रहे हैं, और भी तरह तरह के लोग भी हैं। ये तो छात्र है बस, मगर और भी लोग काम करने के लिए, छोटे मोटे काम के लिए भी जाते हैं। तो अब इतने अमाउंट में निकालना इतनी जल्दी से पॉसिबल नहीं था, तो भीड़ क्या हुआ कि बढ़ना शुरू हो गया। हम लोग सबसे अच्छी बात उस दिन प्राउड फील हुआ कि हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, जब आगे बस के झंडा था और देश प्रेम का गाना बजता था अंदर बस में, और हम लोग चले जा रहे थे, और ना कोई यूक्रेन का सोल्जर, ना ही कोई रशिया का सोल्जर, कोई रोकता नहीं था, कोई चेक पोस्ट पे कुछ भी नहीं। बाकी गाड़ियों को रोका जा रहा था, चेक किया जा रहा था, हम लोग को सीधे बस पास किया जा रहा था। हम लोग बॉर्डर पे पहुँचे, वहाँ तक तो सब बढ़िया था। असली लड़ाई बॉर्डर पे शुरू हुआ जब क्या हुआ कि जब अचानक से भीड़ बढ़ने लगी। कम से कम अब हम लोग के जैसे मेरी यूनिवर्सिटी 2000 छात्रों को पढ़ाती है, इंडियन स्टूडेंट्स को, बस इंडियन ही है इतने, बाकी भी और भी लोग। तो जब 2000 अचानक से वहाँ पहुँचे, लगभग 90% हम लोग की यूनिवर्सिटी एक साथ निकली। हम लोग साथ में निकले कि ज़्यादा झुंड में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सेफ़ रहेंगे। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पर, तो देखे कि बॉर्डर पे अलग ही चल रहा है। जैसे हम लोग पहले ये हुआ था कि बॉर्डर पे पहले से लोग जाने लगे थे। पोलैंड पे पता चला कि यार पोलैंड पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, लगभग 20-20 किलोमीटर लंबी लाइन है और पॉसिबल नहीं है पार करना, और वायलेंस भी बढ़ रहा है वहाँ पे। तो हम लोग कहे कि चलो पोलैंड के बॉर्डर को अवॉइड करते हैं, रोमानिया पहुँचते हैं। तो अब मैंने एम्बेसी में फ़ोन किया, तो एम्बेसी बोले कि अभी 2 ही बॉर्डर काम कर रहे हैं, वो है रोमानिया और हंगरी। अभी पोलैंड का वीज़ा का अभी सॉल्यूशन नहीं मिला है, तो आप कृपया उधर ना जाके रोमानिया जाइए या हंगरी जाइए। हंगरी हम लोग से बहुत दूर था, तो हम लोग सोचे कि चलो बेस्ट शॉट है, रोमानिया चलते हैं। हम लोग रोमानिया पहुँचे। रोमानिया बॉर्डर पे ऐसा हो रहा था कि हम लोग लगभग तादाद बढ़ रही थी, 3000 4000 होती जा रही थी। और वहाँ का हम आपको वीडियो दिखाएंगे कभी कि पूरा खुला एकदम, ना एक पेड़ आपको वहाँ नहीं मिलेगा उस बॉर्डर एरिया पे, ठीक। और एकदम ठंडी हवाएं, रात में टेम्परेचर -5 जा रहा है, -4 जा रहा है। और साथ में हम लोग की लड़कियां भी थी जो वहाँ पे हम लोग के साथ पढ़ती हैं। तो और बॉर्डर फोर्स क्या कर रही थी कि 3 4 या 5 ही इंडियंस को जाने दे रही थी, बाकी यूक्रेनियंस को भेज रही थी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। तो हम लोग को लगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। वो बोलते थे कि ऑर्गेनाइज़ करो, खुद को ऑर्गेनाइज़ करो। आप ये बताइए, आप पैनिक में हैं, सारे स्टूडेंट पैनिक में, तो कौन स्टूडेंट ऐसा बोलेगा कि नहीं हम बाद में जाएंगे पहले। हम लोग फिर भी ऑर्गेनाइज़ किया। हम लोग बोले ठीक है, फीमेल्स को जाने देते हैं, मेल्स को रोक लेते हैं, पहले फीमेल्स को निकल लेते। उस पर भी कई बार हवाई फायरिंग की, और नहीं तो हम लोग के जो फीमेल स्टूडेंट्स थी जो आगे थी, उन पे पेपर स्प्रे किया गया कि पीछे हटो पीछे हटो। वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ठीक। 2-3 दिन तक ऐसे, मैं खुद अपना बता रहा हूँ कि कम से कम 30 घंटे तक मैं लाइन में खड़े होऊंगा, उतनी ही ठंडी में वैसे ही। और मैं किसकी तरफ से था ये, क्योंकि यूक्रेन जो सेना थी वो आपको रोक रही थी या कौन? जैसे बॉर्डर पे पहले हम लोग को लगा कि रोमानियन सेना है, रोमान का बॉर्डर है, रोमानिया का बॉर्डर है, तो वो रोक रही होगी। मगर नहीं, फिर मैंने झंडा देखा, उनकी वर्दी देखी, तो लगा कि नहीं ये तो यूक्रेन की। तो फिर बाद में मतलब हमको नहीं पता था, बाकी लोग को पता होगा कि पहले जिस कंट्री में से आप एंटर कर रहे उसकी सेना होती है, फिर बाद में जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसकी सेना होती है। तो ये यूक्रेन की सेना थी जो हमें रोक रही थी, एक बार में नहीं जाने दे रही थी। 5-10 स्टूडेंट्स को जाती थी, फिर 3 घंटा 4 घंटा बंद कर देती थी, ठीक। कई जगह, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा डायरेक्ट, बट कई जगह ऐसा भी सुनने में आया कि वहाँ की आप वीडियोस भी देखेंगे वायलेंस की, कि लात से मार रही है इंडियन स्टूडेंट्स को। आप कौन होते हैं मारने वाले? ये आपके ये ऐसा था, हकीकत था कि ये भी बात आ रही है कि इंडियन स्टूडेंट्स को जो वहाँ पर बंधक बना के रखा गया था, कैसा ऐसा था? बंधक नहीं, मतलब वायलेंस किया गया। जैसे मेरे सामने ही, मैं ही लाइन में लगा था, मेरे बगल वाले स्टूडेंट्स को ऐसा धक्का मारा कि बैरिकेड से उल्टा गिरा सर केबल। तो ये आप नहीं कर सकते किसी भी देश के। मैं फॉरेनर्स हूँ, आप अगर मार्शल लॉ लगाए हो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कि फॉरेनर्स को लगाओ। मैं आपके देश में नहीं रहता, मैं आपके देश में फ्री में नहीं आया हूँ, पढ़ने आया हूँ, पैसा देता हूँ। तो ये हुआ, फिर हम लोग को थोड़ा सा लगा कि हाँ, सरकार की तरफ से जो है प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ के जो जेलेंस्की से भी बात किया है, राष्ट्रपति हैं वहाँ के, और पुतिन से आपसे भी बात किया है, रशियन के राष्ट्रपति की, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा आपको, जैसे आपको बाहर निकाले? जी, तो जैसे ही ये वायलेंस बढ़ने लगा और ये वीडियोस बाहर आने लगे, तो हमको लग रहा है कि यहाँ के ऑफिशियल्स देखे कि हाँ मामला गंभीर है। तो फिर उस वक्त हमें सुनने में आया था कि प्रधानमंत्री जी कैंपेन कर रहे थे इलेक्शंस के। तो ये हुआ कि मतलब ये बहुत अच्छा कदम मैं मानूंगा कि वो छोड़ के मीटिंग, और इसके लिए 2 घंटे मीटिंग ले
रात में और सब मिनिस्टर्स को भेजें, क्योंकि अगर नहीं स्टेप उठाया जाता तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि बॉर्डर पे ही बहुत लोग मरे रहते। मेरे सामने ही 3-4 लोगों को हाइपोथर्मिक शॉक लगा, मैं उठा के ले जा रहा हूँ बॉर्डर के पास, वो बोल रहे कि नहीं हम नहीं लेंगे अंदर। हम लोग जिस तरह से जो आपका जो सब लोग जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो जिस गाड़ी में आप जा रहे थे और तिरंगा झंडा आपके साथ में था, तो उसको रोक नहीं रहे थे कि वहाँ के सैनिक, वो कौन लोग थे? रशियन जो सैनिक जो वहाँ अंदर घुस गए थे या यूक्रेनियन थे? देखिए मेरे एरिया में, मेरा तो एरिया बॉर्डर के पास आता, तो मेरे साइड तो यूक्रेनियन बॉर्डर थी, तो वो नहीं रोक रही थी। बट मुझे सुनने में आया था जो और लोग जो कीव के साइड थे या ये लोग साइड थे, वो भी इंडियन फ्लैग निकल रहे थे, तो ना रशियन रोक रहे थे ना यूक्रेनियन रोक रहे थे। ठीक, और हम लोग जब बॉर्डर पे पहुँचे तो बहुत लोग ऐसे थे जिनको हाइपोथर्मिक शॉक लगे। मैं बताया आपको टेम्परेचर बहुत अच्छा था, बहुत ही कम था वहाँ पे। उसके बाद से फिर किसी तरह हम लोग को मिला एंट्री। जैसे ही मैं पार किया वहाँ पे, पहले मैं क्या खुद सोचता था बॉर्डर के इस पार कि यार मेरी गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर रही है, हम लोग को देख नहीं रही है कि इतना वायलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है। बट आप ये बताइए, जब कोई कितना भी एम्बेसी ट्राई करेगी, जब वहाँ की सरकार आपको साथ देगी तभी तो कुछ एम्बेसी कर पाएगी। गवर्नमेंट तो यहाँ उठ के आ नहीं जाएगी। जब मैं रोमानिया पहुँचा तब एकदम ऐसा लगा कि मैं हेल से हेवन में आ गया हूँ। अच्छे से ट्रीटमेंट, सबको चादर गद्दे टेंट लगाए गए। ठंडी वहाँ पे भी थी, वही टेम्परेचर, मतलब 200 मीटर का अंतर होगा। और चादर गद्दे, होटल सबको रजिस्टर किए जा रहे हैं। जो फीमेल स्टूडेंट्स जो ट्रॉमेटाइज हो गई थी उनको थेरेपिस्ट दिए जा रहे हैं, गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। जिनके पास कपड़े छूट गए थे, जो उनका पूरा बैग छूट गया था, उनको कपड़े दिए जा रहे हैं, जैकेट्स दिए जा रहे हैं। तो ये देखिए ना कि एम्बेसी यहाँ भी है और एम्बेसी वहाँ भी है, मगर इतना चेंज क्यों? तो हमारा इसका मतलब है कि हमारा दूतावास जो है सक्रिय हो गया था, यूक्रेन में भी है जब। जी, पूरा सक्रिय था मेरा दूतावास। और ये हम ऐसे बता सकते हैं कि 20,000 स्टूडेंट अगर आपको फ़ोन करेंगे, आप हैंडल कर ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप कम से कम ये तो बता पा रहे हैं कि हाँ यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, ये करो वो मत करो। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मैं आज बहुत प्राउड फील होता हूँ कि मैं इंडिया में आया और मैं इंडिया में पैदा हुआ। क्योंकि बाकी देशों के जब लोगों को देखते हैं तो वो अपना झंडा छुपाते हैं। जैसे चाइनीज़ सरकार क्या बोले कि अपना झंडा छुपाओ, किसी को मत रिवील करो, बोलो कि मैं चाइनीज़ नहीं हूँ, मैं कोरियन हूँ या जापानीज़ हूँ। क्यों? मगर इंडिया का झंडा ऐसा था कि लगा कि हाँ भाई कहीं से आया हूँ, कोई बात। हम भी देख रहे थे कि प्रधानमंत्री जो सब कुछ छोड़ करके जो है स्पेशली यहाँ पे जो है हाई लेवल मीटिंग बैठा करके फिर जो है वहाँ के राष्ट्रपति, दोनों देशों के राष्ट्रपति को फ़ोन करके कि भाई हमारे नागरिकों का जो है सुरक्षा, हमारी जो है बच्चे हैं वहाँ पे। तो इस तरह से आपको तो कितना लगा कि भारत के प्रधानमंत्री का कितना रुतबा है वहाँ पर, कितना जो है प्रभाव है? देखिए रुतबा तो आप भी जानते हैं कि ऐसा बोला जाए तो वर्ल्ड के बेस्ट प्रधानमंत्री में किसी को जाना जाता है तो नरेंद्र मोदी जी को जाना जाता है। ठीक, और रुतबा तो वहीं पे दिख गया कि जब जैसे मान लीजिए रशिया अटैक करने आई है ना, मगर रशिया खुद, अभी आप न्यूज़ में देखेंगे कि रशिया बोले कि अगर मुझे इंडियंस कहीं मिलते हैं तो मैं एक रेस्क्यू टीम बना के उसको निकालूंगा। ये करना बहुत बड़ी बात है। आप दूसरे कंट्री में अटैक करने जा रहे हो, वहाँ से निकाल रहे हैं, तो इससे आपको रुतबा दिखता है। और मैं तो बाहर जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, तो मुझे तो और भी दिखता है। क्योंकि अपना पासपोर्ट अभी देखिए इस साल कितना स्ट्रांग हुआ, कई देशें वीज़ा फ्री हो गई हम लोग के लिए। तो इससे दिखता है कि हाँ काम हो रहा है। हमारे 4 गृह मंत्री छोड़ के सब कुछ हर एक बॉर्डर पे बैठाए गए। मैं यहाँ पे प्लेन में एंटर किया तो गृह मंत्री यहाँ पे ग्रीट किए, यहाँ पे मुझे गुलाब दिया गया, यहाँ पे पिक किया गया, मुझे यूपी भवन ले गया गया, वहाँ पे खाना खिलाया गया, अच्छे से रखा गया। कोई भी कमी, भाई बेटा कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कहाँ जाना है मैं तुरंत आपको गाड़ी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुरंत जाइए, ऐसे जाइए वैसे जाइए। तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसा, और ये इंडिया एक नया, तमाम कंट्री के जो है वहाँ पे स्टूडेंट थे। और ये भी बताया जा रहा है कि जैसे अमेरिका है, पाकिस्तान है और यूरोपियन कई कंट्रीज़ के जो है स्टूडेंट्स वहाँ पे थे। तो कहते हैं कि इतना सक्रियता जो है कहीं नहीं थी, बच्चे बिलख रहे थे उधर में जितना हमारे भारत सरकार ने उठाया और बच्चे जो हमें सेव हुए। तो क्या लगता है, ऐसा है क्या? जी एकदम बिल्कुल ये सही बात है। जैसे मेरे साथ नाइजीरियन थे, आप नाइजीरियन एम्बेसी के एडवाइजरी जाके पढ़िए तो वहाँ पे क्या लिखते हैं कि आप जिस तरह भी बच के निकल सकते, जैसे भी बच के निकल सकते निकलिए। मतलब नाइजीरिया के, अरब देश के भी हैं कई स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पढ़ने, और भी थोड़े बहुत पोलैंड के भी स्टूडेंट्स आते हैं। तो किसी की गवर्नमेंट कोई एड नहीं दी, आपको बस एक बता दी कि भाई देखो बॉर्डर पे जाओ,
आपको परमिशन मिल जाएगा क्योंकि वॉर जोन है, कोई भी निकलने देगा और आप वहाँ से अपना पैसा लगा के जो भी करना है करो। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट जानती थी कि हाँ हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं। मैं जैसे ही बॉर्डर किया वहाँ से बस का, क्योंकि बॉर्डर से और कैपिटल जहाँ पे प्लेन आती है वो 400 किलोमीटर का अंतर है, वहाँ से बस का खर्चा, खाने का खर्चा, मैं 2 दिन तक अपना इंतज़ार करता अपने नंबर का, क्योंकि बहुत अमाउंट में बच्चे थे। 2 दिन तक ऐसे ट्रीट किया गया जैसे हम लोग की कहाँ के महाराजा आए हुए हैं, कौन से लोग हैं। तो ये किसी देश का रुतबा ही तो दिखाता है कि हम लोग किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और क्या बनते हैं। तो इससे मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं यहाँ से हूँ। तो भारत सरकार जिस तरह से जो है मेहनत कर रही थी, आपने देखा है वहाँ पे कि किस तरह से आपको ट्रीट किया गया, वहाँ पे वीआईपी फैसिलिटी आपको मिला है, पूरे दूतावास सक्रिय हो गए थे, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष जो है आपको सेब निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ देश के अंदर में जैसे हमारा विपक्ष है हर मुद्दे पर जो है सरकार को घेरता है और विशेषकर मोदी जी को टारगेट करते हैं कि ये केवल जो है यहाँ पर धर्म की राजनीति, केवल राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, बाहर कोई जो है रुतबा नहीं है। और इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि प्रधानमंत्री केवल जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है, यहाँ पे चुनाव चल रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने जो चुनाव में व्यस्त हैं और ये स्टूडेंट हमारे वहाँ पे इस तरह से नागरिक वहाँ पे परेशान हो रहे हैं। तो क्या ऐसा ही लगा जी? मुझे तो, मेरा अगर ओपिनियन देखे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि लड़ाई होने के 2-3 दिन के अंदर मैं बॉर्डर क्रॉस कर गया, इवैक्यूएट होकर यहाँ पे आ गया कुछ दिन के अंदर ही। तो और रही बात आप बोल रहे हैं जात और ये देखने का, तो भाई हमारे कॉलेज में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियंस भी है जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं और किसी का कास्ट नहीं पूछा गया, किसी से पूछा नहीं गया कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। बस ये जानते हैं कि आप इंडियन हैं, आप एक हैं और आपको एक साथ लाया जाएगा, सबको लाया जाएगा। अगर जात पात होता या फिर कैंपेनिंग करते रहते या प्रधानमंत्री नहीं ध्यान दिए रहते तो मेरी भी हालत वही जो बाकी कंट्रीज़ के लोग हैं उन्हीं की तरह होती। मैं खुद से अपना पैसा करता, यूरोपियन कंट्री है, करेंसी महंगी है, हर चीज़ महंगा है, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, किसी भी तरफ बस डिग्री पाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना कैरियर सही करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इतना हेल्प आपको पता होगा कि देखने में तो ये लग रहा है कि हाँ गवर्नमेंट निकाल ली, मगर आप ध्यान से देखिए तो गवर्नमेंट का पर स्टूडेंट कितना खर्चा हो रहा होगा, कितना धनराशि जा रहा होगा एक स्टूडेंट को इवैक्यूएट करने में, वो काफ़ी ज़्यादा है। और आप अब कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा कि प्रधानमंत्री कितनी अच्छा ये योजना लाए। आप सोचिए ना, महज 20,000 छात्रों के लिए एक छोटी सी कंट्री से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। ये कहाँ की सरकार करती है? कहीं की सरकार नहीं करती है। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑपरेशन गंगा के तहत जो है आपको जो है रेस्क्यू किया गया और जिस तरह से जो एक नवीन छात्र नाम का जो कर्नाटक से थे वो उनको जो है कैजुअल्टी हुआ है, क्या लगता है आपको, क्या लापरवाही हुई है कि किस तरह से वो? जी देखिए, वो जिस एरिया में थे वो बहुत डेंजरस एरिया था और काफ़ी तरह से इन्वेड हो चुका था। और ठीक है, अगर रशियन आपको सामने से देखते तो नहीं शायद गोली मारे, मगर अब बम कहीं गिरा रहे तो वो देख के नहीं गिरता कि आप किसके ऊपर गिर रहे हैं। वो मतलब ऐसा मुझे जानने में आया था कि वो एक सुपरमार्केट में खाने के लिए दिखा, क्योंकि जो लोग बंकर में थे वो लोग पानी के लिए बिलक रहे थे, वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था। मैंने कई ऐसे वीडियोज़ देखे जहाँ पर बोल रहे हैं कि मुझे 2 दिन से पानी नहीं मिला है, पानी दे दो। तो ऐसे में आदमी क्या करेगा? जान जोखिम में जाके लाएगा ही तो, कुछ ना कुछ तो जिंदा तो रहना है भाई, पानी चाहिए, खाना चाहिए। 2 दिन से आप बंकर में पड़े हुए हैं, ऐसे तो नहीं जी सकते ना। वैसे ही वो भी लड़का गया होगा बाहर, डेंजरस है। जैसे भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी थी कि आप सेफ हो जाओ, हो वहाँ से निकल लो, तो सेफ साइड आना चाहिए था, तो क्यों नहीं आए? वैसा पॉसिबल नहीं था। आप अगर मान लीजिए एक स्टेट है जैसे खार्किव था या फिर कीव है जहाँ पे लगातार बमबारी हो रही, तो वहाँ पे कौन आपको छोड़ने जाएगा, कौन ट्रांसपोर्ट देगा? वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं। हम तो चलिए बॉर्डर पे थे तो मैं बस बुक किया, 50-60 लोगों की निकल आया, मगर वहाँ से आना पॉसिबल नहीं है। जब रोड पर आपको टैंक चल रहा हो तो आप कौन सा यूक्रेनियन या कौन है इतना जो कि बस लेके बोले कि चलो हम छोड़ के आते हैं? तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? बंकर में फंसे रह सकते हैं। तो जैसे देश के प्रधानमंत्री जो है सबको छोड़ करके रात को जो है 9-9, 10-10, 11-11 बजे तक मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे और हाई लेवल मीटिंग बुलाई जा रही है, तो जिस तरह से जो है वो इतना पेन ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है आपको पता ही है कि सबसे बड़ा पार्टी रहा कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी हर जगह वक्तव्य देते हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और केवल जो है यूपी पे उनका ध्यान है, वहाँ पर कैंपेनिंग चल रही है। तो ऐसे विपक्ष को क्या कहेंगे आप? जी मैं तो कहूँगा कि ये जो मुद्दा है जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, बाहर गए हुए हैं, अब इंडिया के बाहर आप एक रिप्रेजेंट करते हो, तो मैं ये कहूँगा कि इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस पे बस ये करना चाहिए कि किसी तरह
बच्चों को वापस लाया जाए। और रही बात गंगा, जब से गंगा मिशन चला उसके कुछ दिन बाद ही जो लोग कीव में फंसे थे, खारकीव में फंसे थे, उन लोगों को बस नंबर्स प्रोवाइड किए गए कि ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये जाने के लिए तैयार हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए और निकलिए। और कई लोग निकल भी रहे हैं। आप आज ही मेरे साथ में कई लड़के मिले जो कीव से आए हुए थे, तो जो कि 22 फरवरी का गए थे फ़्लाइट पकड़ने और एयर स्पेस बंद होने की वजह से वहीं फंसे हुए थे मेट्रो स्टेशन पे। तो वो बता रहे थे कि अब तो वो आने लगे ना, तो आखिर कुछ तो गवर्नमेंट की होगी, इनिशिएट की होगी कि जहाँ पे कोई बस नहीं जा रही थी, कुछ नहीं जा रही थी, वहाँ से लोग आने लगे। तो मैं ये मानता हूँ कि इस चीज़ पे राजनीति ना करके एक इंडियंस की तरह देखना चाहिए कि हाँ, हमारे ही बच्चे हैं वहाँ फंसे हुए हैं। जो लोग जिसके घर से गए थे उनको पता है कि क्या बीत रही होगा और क्या हो रहा होगा। तो मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा काम। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जो है इतना बड़ा संसाधन होने के बाद भी आप लोगों को जो है यहाँ पर जो है मेडिकल में जो है एडमिशन नहीं मिल पाया। और जहाँ तक देखते हैं कि आरक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा आता है, तो क्या लगा आपको कि किन मामलों में क्या देखते हैं आप, किस तरह से आरक्षण के तहत जो है यहाँ पे जो अच्छा क्रीम होता है वो बाहर निकल जाता है, नहीं मिलता है? तो क्यों आप लोगों को ऐसे न बताइए कि आप जो है विदेशों में गए जो है? जी देखिए, जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, मैं अपने आप को खुद बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं बता रहा हूँ, और बल्कि मैं जनरल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मुझे रिजर्वेशन भी नहीं मिलता है। तो जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स, गिने चुने 15,000 के आसपास सीट होंगे गवर्नमेंट्स में जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और प्राइवेट जाने का मैं अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट की फ़ीस ही 80 लाख 90 लाख से शुरू होती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली को नहीं अफोर्ड कर सकती अपने किसी भी बच्चे के लिए। तो इस वजह से इस एक जो सेम शिक्षा आपको 1 करोड़ में मिल रही है, 90 लाख में मिल रही है, वही सेम आप बाहर से 20 लाख 30 लाख में कंप्लीट करके फ़्लाइट के साथ हर चीज़ लेके आप वापस आ सकते हैं। एग्ज़ाम साथ में देना है सबको साथ में। अब तो गवर्नमेंट ये ला दी है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम लाइए, उसमें इंडिया के भी छात्र बैठेंगे। पहले क्या होता था कि जो बाहर से आते थे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, वो एग्ज़ाम देते थे और फिर वो इंटर्नशिप करके यहाँ पे लाइसेंस पाते थे। मगर अब ऐसा नहीं है। अब आप चाहे सरकारी से पढ़े हो या प्राइवेट से पढ़े हो या बाहर से पढ़े हो, हर जगह से पढ़े हो, आपको आना है। सबके लिए एक एग्ज़ाम होगा। और इससे ये लगता है, मैं ऐसे गवर्नमेंट की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि जो पहले जो पार्शियलिटी होती थी कि प्राइवेट से आप प्राइवेट कर लिए, पढ़ लिए और लाइसेंस अपने आप मिल गया, आपको किसी एग्ज़ाम के थ्रू नहीं गुजरना रहता था। एफएमजी वालों को आना रहता था, एग्ज़ाम से गुजरो फिर डिग्री आपको लाइसेंस मिलता था। तो अब ये गवर्नमेंट देखिए ना, पार्शियलिटी भी नहीं कर रही है कि एक एग्ज़ाम है, जो बैठेगा एक इतना मार्क्स लाना है, जो ला पाएगा उसको लाइसेंस मिलेगा। इससे मेडिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगा। जो मेडिकल हेल्थ में लोग काम कर रहे हैं वो भी इम्प्रूव होगा। जो लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे कि बाहर के बच्चे गए वो पढ़ाई में ख़राब होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ होते हैं, मैं मानता हूँ कि वहाँ पे कोई चेक नहीं है, कोई बार नहीं है, तो हर तरह के बच्चे जाते होंगे। मगर ऐसा तो नहीं है कि सारे बच्चे ही वैसे होते होंगे। कुछ तो ऐसे होते होंगे ना जो इतने हाई कंपटीशन में नहीं पास होके वहाँ गए हुए हो। तो इसके लिए मैं तो सबसे बड़ी बात है कि आप वहाँ से जो है सिर्फ निकले हैं, बच के निकले हैं, और जिस तरह से सिचुएशन बन रही थी, तो आपको क्या लगता है कि ये हमारे देश के जो भारत सरकार है उसकी एक प्रकार से बहुत अच्छी टीम भी है, और ये जो विदेश मंत्री हैं हमारे, वो विदेश सचिव रहे हैं और आज वही जो है विदेश मंत्री हैं, तो उनके जो अनुभव को किस तरह से फील किया कि जिस तरह का आपका पूरा का पूरा दूतावास जो है सब जगह जिस कंट्री से आप गुजरे हैं सब सक्रिय हो गए, तो भारत सरकार का कितना उपलब्धि मानते हैं? देखिए, हर दूतावास को हर कंट्री में एक साथ काम कराना आसान बात नहीं होती है, और ये एक सक्षम मिनिस्टर्स ही, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ही कर सकते हैं, और जो कि यहाँ देखा गया। मैं तो इसी बात से हैरान, आप खुद ही देखिए नहीं, मैं यहाँ पे रहता था पहले, किसी एक टोल फ्री नंबर आप मिलाते रहिए, बहुत कम ही मिलता था। मगर मुझे यही, एक तरह से आप जानते हैं, आप इंडियन से, तो मुझे भी यही उम्मीद थी कि एम्बेसी में कॉल करूँगा तो यही होने वाला। मगर मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया कि नहीं यार। कितने कॉल किया आपने, कितने कॉल उन्होंने, सारी कॉल आपके अटेंड किया? मैं लगभग लड़ाई होने के 4-5 दिन बाद तक फंसा हूँगा वहाँ पे, और मैं रोज़ कॉल करता था स्थिति लेने के लिए, कि एम्बेसी से पूछता था कि क्या करना चाहिए मुझे, और रोज़ एम्बेसी उठाती थी फ़ोन और मुझे डायरेक्ट करती थी। मैं जब रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करके गया तो वहाँ पे भी एम्बेसी थी। मैं जब वहाँ से बस से जा रहा था तो उस एम्बेसी का एक पर्सन मेरे साथ थे।
तो ये करना बहुत बड़ी बात है। और यहाँ इतने दूर से बैठ के ये सब चलाना करना, वहाँ पे बहुत, मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एम्बेसी के लोगों को, जो कई दिन से सोए तक नहीं थे बस हम लोग को बचाने के लिए। यहाँ पे भी यूपी भवन में भी मैं मिला ये जो लोगों से, वो भी 2-3 दिन से सोए नहीं है, बच्चों को हिला रहे हैं, जा रहे हैं, हर टाइम बच्चे आ रहे हैं, सुबह शाम रात में। तो जब भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी थी कि आप छोड़ के आ जाओ या अपने हिसाब से निकलो वहाँ से बाहर, तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के विश्वविद्यालय ने आपको रोका है कि आप हमारे एग्ज़ाम दे के जाओ, माने कि फाउंडेशन वहाँ की तरफ से था जी, यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी, यूनिवर्सिटी बोली कि अगर आप यहाँ से जाते हो, हम लोग ने क्या किया कि पहले यूनिवर्सिटी से बात किया कि देखिए मेरे यहाँ से एडवाइजरी आया है, गवर्नमेंट बोल रही है कि आप यहाँ से छोड़ के जाओ, तो आप मुझे ऑनलाइन दे दीजिए, जैसे पहले कोविड में चल रहा था, मैं आपकी क्लास अटेंड करूँगा, इंडिया से अटेंड करूँगा, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो मैं फिर आ जाऊँगा। आखिर एम्बेसी ऐसे ही तो नहीं एडवाइजरी जारी करती है। तो वो बोलते थे कि नहीं, हम वॉर नहीं हो सकता है, हम लोग ऐसे वॉर नहीं होगा, इतना आसानी से थोड़ी ना होता है, और मैं नहीं ऑनलाइन करूँगा। आप सोचिए, जिस दिन बम गिरा उसके अगले दिन मेरी ऑनलाइन क्लास चली। तो उम्मीद थी, उनको भी नहीं उम्मीद थी कि यही होगा। सब कोई घबराया हुआ है कि कब, भाई अगर आपके 2 किलोमीटर दूर 2 बम गिर रहा है तो क्या डिफरेंस है कि इधर 2 किलोमीटर इधर नहीं गिरेगा। तो सब लोग घबराए हुए थे, उसमें भी मेरी क्लास चली, ऑनलाइन क्लास चली। फिर जब सब लोग क्लास अटेंड करना बंद कर दिए, चीज़ें सीरियस हो गए, तो फिर क्लास बंद किया गया, वो भी 12 मार्च तक अभी बंद किया गया। अब सबसे बड़ी बात रही है कि जहाँ जहाँ भारत का जो है तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है जहाँ भी मिला, और वहाँ के सभी सैनिकों ने उसका सम्मान किया, आपको जो है रेस्क्यू करने में मदद किया। दूसरी तरफ क्या है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो है अपने 4 मिनिस्टर को जो है वहाँ पे केंद्रीय मंत्री जो है विदेशों में वहीं भेजे हुए हैं और रेस्क्यू करने के लिए, किस तरह से आप आभार व्यक्त करना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री का? मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने देश के प्रधानमंत्री का कि हम लोगों को कंसिडर किए, हम लोगों को इतने दूर से लाएँ, देश के खर्चे पे लाएँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरे देश के प्रधानमंत्री से ये भी निवेदन है कि आगे ऐसा कोई प्लान शुरू करे कि जो इतने बच्चे जा रहे हैं, देश का पैसा जा रहा है, आखिर मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं फ़ीस दे रहा हूँ, मैं वहाँ रह रहा हूँ, आखिर अपनी इकोनॉमी तो गिरा रहा हूँ एक तरह से कहीं ना कहीं, तो क्यों ना सरकार कुछ ऐसा इनिशिएट करे कि यहाँ पे ही ऐसा कुछ हो पाए। अगर वो उतनी छोटी कंट्री ऐसा कर सकती है तो इंडिया, ऐसा तो है नहीं कि इम्पॉसिबल इंडिया नहीं कर सकती, ऑफ कोर्स इंडिया कर सकती है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रधानमंत्री से कि ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जाए, जैसे हम जैसे जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य उज्जवल हो सके।